सीताराम बच्चों। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चे हमने उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई। तो आज इसका 20वां दिन है। जो बच्चे नए हैं तो उनको मैं कह दूं कि हमने फुल वीडियो इसकी वर्णों के ऊपर भी बनाई है ना। वर्णों से संबंधित बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दो क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से पूछा जाता है ना। तो वर्णों से वहाँ से बाहर कोई भी आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो उसमें आप जिसे नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और जो बाकी के आपके मॉक टेस्ट है ना, हमारे मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये है कि हम सारी चीज़ें डिटेल में ही आपसे साझा करते हैं ना। तो ठीक है, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि निम्न में से विपरीत स्वर कौन सा है। तो विपरीत स्वर कौन सा है बच्चों? आ, ए, ओ या फिर ओ। तो इसमें क्या होगा बच्चे? विपरीत होता है। पहले तो विपरीत का अर्थ जानना इंपॉर्टेंट है ना। विपरीत होता है बच्चे जब हमारा मुख संपूर्ण खुले, है ना, कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में हमारा मुख संपूर्ण खुलता है उसको क्या कहते हैं? उसको विपरीत कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बड़ा आ, क्योंकि हमारे 11 स्वर हैं। 11 स्वरों में इकलौता ऐसा वर्ण है जिसको उच्चारण करने में हमारा संपूर्ण मुख खुलता है। ये 4 होते हैं ना, जैसे समृत है, अर्धसमृत है, विवृत है और अर्धविवृत है। यदि विवृत की बात करें तो इकलौता एक ही है ना। यदि हम बच्चे अब अर्धसमृत की करें, है ना, अब इन चारों को करेंगे ना। अर्धसमृत, अर्धसमृत क्या है? माने विपरीत का आधा, कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारा आधा मुख खुले। पहला क्या था? विपरीत में संपूर्ण खुल रहा था। अब अर्ध विपरीत में क्या होगा कि हमारा आधा मुख खुलेगा। इसकी संख्या 3 है। अर्ध विपरीत की बात करें तो इनकी संख्या 3 है। ये कौन से हैं? बड़ी ए, बड़ा ओ और अ, है ना। आप इसको उच्चारण कर सकते हैं, आपको खुद ही लग जाएगा पता कि हमारे आधे मुख को आधा मुख हमारा खुलता है ना। इसके अलावा बच्चे संख्या पूछे तो 3 है। और यहाँ एक और PYQ है जो पूछा गया है ना, ये है ओ, जो अंग्रेजी भाषा का है। इसको आगत स्वर भी कहते हैं, जिसको नवीन विकसित वर्ण है ये ना, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जैसे डॉक्टर के लिए उपयोग होता है, ये बिंदी मत लगाना है ना, ये ओ ही है ना इसमें। ठीक है। अब जो दूसरा समृत है ना, ये 4 हैं। जैसे विपरीत हमने कर लिया, अर्ध विपरीत कर लिया, अब समृत और अर्ध समृत को भी कर लेते हैं ना। देखो बच्चे, यदि हम समृत की बात करें तो समृत, समृत क्या होता है? समृत का अर्थ होता है बच्चे ढका हुआ या फिर बंद, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारा मुख सबसे कम खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको समृत कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समृत, है ना, उसको समृत कहते हैं। यदि इनकी संख्या पूछे तो कितनी है? 4 है ना इनके। कौन सी? छोटी ई, बड़ी ई, उ और ऊ, है ना। तो इनकी संख्या 4 है समृत की। अब बोलता है अर्धसमृत। अब अर्धसमृत मतलब पहले क्या था? समृत में आधा मुख खुला था, है ना, आधा मुख मतलब कि बंद, सबसे कम मुख खुल रहा था। अब बोलता है अर्धसमृत, मतलब समृत का आधा, माने जितना पहले कम मुख खुल रहा था, जितना खुला था उससे आधा ज़्यादा खुलेगा। तो इसकी अर्धसमृत की यदि बात करें बच्चे तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? छोटा ए और छोटा ओ। ये किसके अंतर्गत होंगे? ये आपके अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएंगे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आप इसके नोट्स भी बना लेना। अगर जिसने वर्णों से ही करना है, वर्णों में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से करवाई हुई हैं ना, उस वीडियो को देख लो, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्न में से, बोलता है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से विजातीय स्वर नहीं है ना। विजातीय स्वर नहीं है, छोटा ए, ओ, आ या ओ। तो इसमें क्या पूछा है? विजातीय स्वर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें हो जाएगा आपका बड़ा आ, है ना। तो बड़ा आ नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये सजातीय है। इसको क्या बोलते हैं? सजातीय, है ना, सजातीय। ये समान जाति के वर्णों से मिलकर बना है। पहले हम विजाति को एक्सप्लेन करते हैं। विजातीय को ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं ना। संयुक्त स्वर आपको पूछ सकता है कि कितने और कौन से हैं, तो ये 4 हैं ना, ए, ओ और ओ, है ना। ये 4 है ना, ए, ओ और ओ, है ना। ये क्या है? इसको विजातीय इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? पहले छोटा ए की बात करते हैं ना, पहले हम छोटा ए की बात करते हैं ना इसकी, कि ये किससे मिलकर बना है? ये बना है अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ना। जाति देखें और इसकी जाति देखें तो दोनों की जातियाँ क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं ना। इनकी सभी में ऐसा ही है कि अलग अलग जातियों के वर्णों से मिलकर ही इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं। यदि बच्चों हम सजातीय की बात करें, जैसे ये है ना सजातीय, है ना, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर 3 है ना। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इसका यदि देखें बच्चे तो इसका निर्माण किससे हुआ है? अ प्लस
अ से, तो इसकी जाति क्या है, समान है, इसकी जाति क्या है, समान है, तो दोनों की जाति समान है, तो ये क्या है, इसीलिए इन्हें समान जाति के वर्णों से मिलकर होने के कारण ही इन्हें सजातीय वर्ण कहते हैं। वैसे ही ये है छोटी ई प्लस छोटी ई, ये वैसे ही ये है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो क्या है, समान जातियों से मिलकर बनने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय, है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन कौन सा है बच्चे, इसमें छ है, ठ है, स है या भ है, तो इसका क्या है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो संघर्षी पूछा है, स्पर्श संघर्षी नहीं पूछा। यदि छ पूछे तो ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है ना, जो आपके चवर्ग का है, च छ ज और झ, ये भी संघर्षी हैं, पर कौन से, स्पर्श संघर्षी। पर यदि यहाँ क्या पूछा है, सिर्फ संघर्षी पूछा है, स्पर्श संघर्षी नहीं पूछा है। संघर्षी पूछे तो बच्चे तीन हैं, श और स, क्योंकि इनको उच्चारण करने में क्या, संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोलता है आज मेले में बहुत भीड़ है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो भीड़ क्या है, ये है समूहवाचक। भीड़ क्या होती है, लोगों का समूह, है ना, लोगों के समूह को ही भीड़ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगा, है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है इस कमरे की लंबाई बहुत ज़्यादा है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ लंबाई दिया हुआ है, रेखांकित, है ना, तो ये कौन सी संज्ञा है बच्चों, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा आपका भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक बस इतना सा याद रख लो कि भाववाचक वो संज्ञाएं होती हैं जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही तो इनको देख सकते हैं, ना इनको टच कर सकते हैं, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे लंबाई है ना, आप बोलेंगे कि किसी लड़के की लंबाई तो सर दिखाई देती, बेटा वो उसकी लंबाई दिखाई नहीं देती है, उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर लंबाई दिखाई देती है तो उसको लेके आओ, है ना, उसको सामने लेके आओ। ठीक है, तो उसको ना तो टच कर सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं, वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिखता है, वो तो भाव है लंबाई तो, है ना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है बच्चे, बोलता है वह औरों से नहीं अपने आप से परेशान है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो जो अपने आप कौन सा सर्वनाम है बच्चे, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, निजवाचक। बोलता है कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए या कर्ता के लिए प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको निजवाचक, है ना। तो अपने आप, वह औरों को नहीं अपने आप से परेशान है। जैसे अपने आप हो गया, अपने हो गया, अपने आप को हो गया, या स्वयं हो गया, खुद हो गया, ऐसे शब्द किस में आते हैं, निजवाचक में आते हैं ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। तो इसमें आपको देखना है बच्चे कि विकारी शब्द नहीं है। विकारी क्या होता है, जिसमें विकार नहीं पड़ता। पहले आप आंसर कर दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये खरीदा, चलता, किंतु या हिमालय। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा किंतु, है ना। किंतु क्या है, विकारी नहीं है, अविकारी है या फिर अव्यय जिसको बोलते हैं, अव्यय, है ना। अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, व्यय मतलब परिवर्तित, है ना, कि जो परिवर्तित ना हो। और किसके आधार पर परिवर्तित ना हो, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, वो होते हैं आपके अविकारी। तो ये क्या है, ये अविकारी है। यदि बच्चा इनको देखें हम, है ना, इनको देखें खरीदा, है ना, तो खरीदा क्या है, ये संज्ञा से संबंधित, ये क्या बोलते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये क्या है, ये बदल जाएगा, है ना। जैसे ये है ना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि बोलता है कि मैंने पेन खरीदा, है ना, मैंने पेन खरीदा। तो क्या है, खरीदा, है ना। मैंने कॉपी खरीदी, तो पहले क्या था, पेन पे खरीदा और कॉपी के ऊपर के मैंने कॉपी खरीदी। तो क्या है, ये बदल रहा है, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार, है ना। अगर वचनों के अनुसार देखें तो खरीदा खरीदे, है ना, बदल रहा है ना। और बाकी चलता देखें तो, है ना, चलता कि लिंग के अनुसार चलता, लिंग के अनुसार लड़का है तो चलता है, लड़की है तो चलती है, तो वो भी बदल रहा है ना। और वचन के अनुसार के एक है तो चलता है ना, दो है तो चलते हैं, बहुत सारे लड़के हैं तो चलते हैं, तो कि ये भी बदल रहा है ना। फिर बोलता है किंतु, किंतु इसमें नहीं बदल रहा है। और हिमालय की बात करें तो बेटा सिंपल सी बात है कि हिमालय क्या है, हिमालय संज्ञा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो भी हैं ये क्या हैं, ये विकारी हैं। ये विकारी बदलते हैं, किसके आधार पर बदलते हैं, तीन आधारों पर, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं, है ना। तो इनके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी क्या हैं, वो सारे शब्द हैं आपके विकारी, माने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी वो क्या है, विकारी हैं, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलती हैं, ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं बच्चे, बोलता है
हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। कौन सा है? विप्सावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है या समूहवाचक विशेषण है? पहले इसका आंसर दे दो। इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बेटा विप्सावाचक। यदि हम बात करें, किसकी बात करें? प्रयोग के आधार पर है ना, प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार हैं? तो बेटा कितने प्रकार हैं इसके? 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और यदि हम संख्यावाचक की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं। कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और बेटा निश्चित संख्यावाचक की भी बात करें तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार आते हैं। कौन से? गणनावाचक, प्रत्येकवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। और यदि बच्चे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यदि हम बात करें प्रत्येकवाचक को, है ना, प्रत्येकवाचक को ही, प्रत्येकवाचक का नाम ही क्या है? विप्सावाचक। विप्सावाचक को ही क्या बोलते हैं? प्रत्येकवाचक, है ना। क्या बोलते हैं? प्रत्येकवाचक। अब ये प्रत्येकवाचक क्या होता है ना, आपको पता होगा कि प्रत्येकवाचक क्या होता है। जो विशेषण बोलता है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है। प्रत्येक मतलब हर एक, इसमें हर एक का मतलब हर एक का पार्टिसिपेशन होता है। कि बोलता है कि प्रत्येक वाचक या फिर विप्सावाचक विशेषण वो होता है, वह विशेषण जो अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है। तो इसके साथ क्या होगा बेटा? इसके साथ लगा होगा हर एक, हर दो, हर तीन, हर शब्द लगा होगा, है ना। हर दो, हर तीन, हर चार, है ना। तो क्या है? ये विप्सावाचक विशेषण है। यदि बच्चों हम क्रमवाचक की करें तो क्रमवाचक क्या है बेटा? क्रमवाचक होता है जो विशेषण क्रम को बताता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। जैसे दीपक का कक्षा में प्रथम स्थान है, तो क्या है? क्रम को दिखा रहा है ना, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है ना, कि पहले क्या होगा? जो प्रथम आया है वो, फिर उसके बाद क्या होगा? जो दूसरे स्थान पर आया है, फिर उसके बाद तीसरे, चौथे, है ना। ऐसे ऐसे ही ये क्या है? ये क्रम है ना। यदि हम वर्णमाला को देखें तो क्रमानुसार लिखी जाती है। 1 2 देखें तो वो भी, ABC देखें तो वो भी क्रमानुसार लिखी जाती है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोलता है कि सुरेश का मकान दूसरी मंजिल में है। तो दूसरी मंजिल क्या है? कि क्रमानुसार। मंजिलें भी कैसे चलती हैं? क्रमानुसार। पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा माला, है ना। तो वैसे ही चलेंगी, है ना। फिर बोलता है गणनावाचक, है ना बेटा। गणनावाचक के 2 प्रकार हैं ना, एक है पूर्णांक और एक है अपूर्णांक, है ना। जिसमें पूर्ण संख्या हो तो क्या है? वो पूर्णांक है, और जिसमें अपूर्ण संख्या हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको अपूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? समूहवाचक। देखो समूहवाचक सिंपल सी बात है, जो अपने समूह की संख्या को बताता है वो क्या है? वो समूहवाचक है। जैसे इस बार चारों भाई घर जाएंगे, तो चारों भाई, है ना, चारों भाई, है ना, चारों भाई। तो देखो क्या है? चारों क्या है? संख्या है, और भाई क्या है? समूह है। तो क्या है ये? इसको किस चीज़ को दिखा रहा है? मतलब ये समूह को दिखा रहा है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है वह बच्चा बीमार हो गया है। स्थान के आधार पर वाक्य में कौन सा विशेषण है ना। यदि विशेषणों का वर्गीकरण देखें तो बेटा 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। प्रथम है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर पूछे तो बेटा इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। सबसे पहले तो आप पहले इनको, इसका उत्तर दे दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बोलता है वह बच्चा बीमार हो गया है। स्थान के आधार पर वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण है बच्चों? इसमें है ये विधेय विशेषण हो गई, ये है विधेय, है ना, विधेय विशेषण। विधेय, है ना, ये विधेय हो गया है, ठीक है, विधेय विशेषण है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा? इसमें आपका विधेय विशेषण ही होगा, है ना, विधेय विशेषण। अब इसमें कैसे? क्योंकि बोलता है कि जो आपके 2 प्रकार है ना, ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। बोलता है कि वाक्य में, है ना, वाक्य में पहले क्या हो? पहले विशेषण हो, है ना। वाक्य में पहले क्या हो? विशेषण हो। उसके तुरंत बाद क्या हो बेटा? उसके तुरंत बाद हो विशेष्य। अगर उसके तुरंत बाद क्या हो? विशेष्य हो, तो वो वाक्य किस में चला, वो विशेषण का कौन सा प्रकार होगा? वो होगा उद्देश्य विशेषण, है ना। फिर बोलता है कि यदि इसका उल्टा है ना, कि विधेय विशेषण में क्या होगा? पहले विशेष्य होगा, है ना, पहले विशेष्य होगा, उसके तुरंत बाद ही वाक्य के बीच में कहीं भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देना है कि ये 2 शब्द होंगे, विशेष्य और विशेषण, ये 2 शब्द होंगे और बिल्कुल साथ में होंगे। अगर पहले विशेषण है उसके तुरंत बाद विशेष्य है तो क्या है? वो उद्देश्य विशेषण है। फिर बोलता है कि यदि पहले विशेष्य है उसके तुरंत बाद विशेषण है तो फिर किस में चला जाएगा? वो विधेय विशेषण में। तो यहाँ देखते हैं कि वह बच्चा बीमार हो गया है ना, तो यहाँ विशेषण क्या है? विशेषण है बीमार, है ना। ये क्या है?
विशेषण, बीमार विशेषण है ना, और विशेष्य क्या है, बच्चा है ना। बीमार किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चे की। तो पहले क्या है, पहले है बच्चा, माने पहले है विशेष्य है ना, पहले क्या है विशेष्य, उसके तुरंत बाद क्या है विशेषण। बीमार है विशेषण, तो हमने क्या बोला कि पहले विशेष्य हो उसके तुरंत बाद विशेषण हो तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका विधेय विशेषण में है। आई होप आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, बोलता है खेल खेलने से पहले शरीर को गरमाना जरूरी होता है ना। पूछा गया क्वेश्चन, खेल खेलने से पहले शरीर को गरमाना जरूरी होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है बेटा, गरमाना है ना, रेखांकित गरमाना है। तो क्या है, संयुक्त है, पुनरुक्त है, नाम धातु क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो दो शब्दों से मिलकर बनती है। दो शब्द कौन से, एक संज्ञा से मिलकर और एक विशेषण से मिलकर है ना, दो संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर। जैसे हाथ है तो हाथ से हथियाना, हाथ क्या है, संज्ञा है, तो हाथ से क्रिया कौन सी बनेगी, हथियाना क्रिया। लात है संज्ञा, लात से लतियाना। बात है भाववाचक है ना, भाववाचक संज्ञा, बात से बतियाना है ना। अब यहाँ पूछा है गर्म, गरम है ना, गरमाना, तो यह गरम, गरम क्या है, विशेषण है, विशेषण से मिलकर क्रिया बनी है गरमाना है ना, गरम से मिलकर ये बनी है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया, क्योंकि गरम क्या है, गरम क्या है हमारा विशेषण है, तो विशेषण से मिलकर ये आपकी क्रिया बनी है, क्योंकि गरम है ना, गरम क्या है विशेषण, गरम विशेषण से मिलकर ही गरमाना क्रिया बनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। और संयुक्त तो बोले तो संयुक्त क्या होता है बच्चे, संयुक्त होता है जब दो क्रियाओं से मिलकर है ना, दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर, जब दो अलग अलग शब्दों से मिलकर जब कोई क्रिया बनती है तो वो क्या होती है, आपकी संयुक्त होती है। कि उसने जैसे ही पुलिस को देखा वो चौंक उठा है ना, चौंक, चौंक उठा है ना। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये संयुक्त के अंतर्गत आएंगे। जैसे चौंकना और उठना है ना, चौंकना और उठना ये दो क्रियाएं हैं। फिर बोलता है पुनरुक्त क्या है, पुनरुक्त क्रिया होती है बच्चे जो एक ही ध्वनि से संबंधित या एक ही क्रिया से संबंधित दो अलग अलग शब्द आते हैं या अलग अलग दो ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पुनरुक्त, जहाँ मतलब एक ही जैसे इसमें मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। जैसे समझ बूझ है ना, समझ बूझ से काम लो। तो समझ क्या है, समझ है अंडरस्टैंडिंग, और बूझ क्या है, बूझना भी क्या है अंडरस्टैंडिंग ही है। तो दो ये चीज़ें जब दो क्रियाएं दी हों और वो एक ही अर्थ को शो करती हों तो क्या है, वो पुनरुक्त होगी है ना। फिर बोलता है नाम धातु क्रिया, जैसे मैंने नाम धातु आपको बता दिया कि संज्ञा और विशेषण से मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु है। फिर प्रेरणार्थक क्या है, प्रेरणार्थक होती है बच्चों, ये दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। बोलता है जब कर्ता स्वयं काम करता है ना तो क्या है, वो प्रथम प्रेरणार्थक होती है। कि जैसे खिलाना, कोई किसी बच्चे को खिला रहा है तो खिलाना क्या है, स्वयं कर्ता स्वयं खिला रहा है किसी बच्चे को है ना। फिर बोलता है कि द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा कि स्वयं ना काम करके दूसरे से काम करवाना, उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे खिलवाना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। होता है राम और मोहन दिल्ली जा रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है बच्चे, राम और मोहन दिल्ली जा रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें क्या होगा, पहले अच्छे से इसको देख लेना। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि अकर्मक क्रिया कैसे, ऐसे मत कर देना कि राम करता है तो ये मोहन क्या है, ये कर्म है और दिल्ली भी कर्म है। बेटा ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ शब्द लगा है, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ शब्द है राम और मोहन। तो ये जो और शब्द लगा ये दोनों को क्या है, समान बता रहा है। तो ये दोनों होंगे समान, ये कर्ता के रूप में ही होंगे। और यहाँ क्रिया क्या हो रही है, जाना है ना, जाना क्रिया हो रही है। और कहाँ जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली क्या है, कर्म है ना, वो सॉरी सकर्मक क्रिया है ये है ना। तो दिल्ली क्या है, सकर्मक क्रिया है ना। ठीक है, अकर्मक नहीं, ये सकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये क्या है, राम और मोहन क्या है, ये राम और मोहन क्या है आपके, ये हो जाएंगे बच्चे कर्ता। और ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली क्या है, कर्म, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, दिल्ली के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया आ जाएगी है ना। इसमें द्विकर्मक मत करना, क्योंकि हमें लग सकता है कि मोहन भी कर्म है, पर कर्म नहीं है, ये कर्ता के रूप में ही है। और जहाँ भी लग जाता है वो समानता दिखा रहा है, समझ गए। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हमारा मैच जीतना अत्यंत आवश्यक था, है ना, हमारा मैच जीतना अत्यंत आवश्यक था। वाक्य में जीतना है ना, यहाँ वाक्य में
जो जीतना है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चे, जीतना, प्रेरणार्थक, नाम धातु क्रिया, संयुक्त और पुनरुक्त। मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चे प्रेरणार्थक, और प्रेरणार्थक में भी कौन सी होगी, प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक, तो इसमें हो जाएगा प्रथम, क्योंकि खुद जीतना है ना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करें तो जितवाना हो जाएगा, है ना, वाना शब्द आ जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक में, है ना। तो यहाँ क्या है, जीतना, मतलब खुद जीत रहे हैं, और जितवाना क्या होगा, दूसरे से जितवा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चे। बोलता है कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वे असफल होते हैं, ना। कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वे असफल होते हैं। वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, निपात है, या क्रिया विशेषण है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा समुच्चय बोधक, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा देखें तो बच्चे बोलता है कि दो शब्दों की समानता या फिर दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन करता है, समुच्चय बोधक, है ना। ठीक है, जैसे इसमें समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के हैं, एक है समानाधिकरण, है ना। समानाधिकरण में क्या होगा, जैसे और तथा या अथवा वो, ऐसे शब्द आएंगे, है ना, कि क्या है, दोनों वाक्यों को समान दिखाने की, है ना, दोनों स्वतंत्र वाक्य होंगे ना, दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, पहला दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। और यहाँ क्या है, कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते, ये क्या है, पहला वाक्य है ना, कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते, फिर ठीक है, और दूसरा वाक्य क्या है, वे असफल होते हैं, अब इन दो वाक्यों को बेटा जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये आश्रित वाक्य है ना, दूसरा वाला आश्रित वाक्य है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए शब्द, है ना। और इसलिए जो आपका है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार मैंने आपको बताए, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। जब कोई दो चीज़ों के बीच में समानता को दिखा रहा होगा तो क्या वो समानाधिकरण है ना। और व्याधिकरण में क्या होगा, या तो दो वाक्यों को जोड़कर, और वाक्यों को भी कौन से वाक्यों को जोड़ेगा, जो एक आश्रित होगा, है ना। जब अभी आश्रित होंगे, पहला या दूसरा वाक्य जब भी आश्रित होगा पहले या दूसरे वाक्य के ऊपर, क्योंकि आश्रित हो सकता है कि पहले वाला दूसरे के ऊपर या दूसरे वाला पहले के ऊपर, है ना। तो क्या होगा इसमें व्याधिकरण। और इन शब्दों को ध्यान देना है ना, कि जब भी आपका व्याधिकरण में आएगा, जैसे इनमें ये अव्यय कौन कौन से होंगे, इसमें होंगे आपके, तो बाहर इतना क्राउड है, मैंने 10 बार लगभग ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, आज मुझे लगता है कि सबसे बेकार वीडियो बनी होगी, है ना। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मैंने 10 बार, कोई बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई क्या, बहुत क्राउड है ना। चीता तेज दौड़ता है, अगला प्रश्न करते हैं। चीता तेज दौड़ता है वाक्य में कौन सा अव्यय है ना। यहाँ आपने अव्यय पहचानना है ना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि दौड़ना क्या है, दौड़ना क्रिया है। और क्रिया का भी कौन सा प्रकार आएगा इसमें, क्योंकि क्रिया को आपको पता है कि 4 प्रकार आते हैं ना। पहला स्थान बोधक, दूसरा स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, और चौथा परिमाणवाचक, है ना। तो यदि हम बात करें, मैंने को पहले भी बताया है कि यदि कालवाचक को आपको जानना हो, है ना, कालवाचक को जानना हो तो कब क्वेश्चन करना है, स्थानवाचक को जानना हो तो कहाँ क्वेश्चन करना है, क्रिया से कहाँ क्वेश्चन करना है ना, रीति को जानना हो तो कैसे क्वेश्चन करना है, क्रिया से, है ना, और परिमाण को जानना हो तो कितना क्वेश्चन करना है। तो पहले हम स्थान को जानते हैं ना, कि दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है ना। अब काल के बारे में पूछते हैं कि कब दौड़ता है, यहाँ भी आंसर नहीं मिल रहा है। रीति के बारे में जानना है तो कैसे, है ना, कि कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है ना, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ जो आपका तेज है वो कौन सा अव्यय है बेटा, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ना उसकी क्या है, विशेषता है, प्रकार है। रीति होता है किसी कार्य को करने का ढंग, तरीका या प्रकार, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चे, सूर्य, पक्षी, फतिंगा या चांद। तो यहाँ यदि अनेकार्थक शब्द की बात करें तो ऑप्शन डी चांद, इसका अनेकार्थक शब्द पतंग का नहीं होगा, क्योंकि सूर्य भी है, पक्षी भी है और फतिंगा भी है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है सर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो सर का कौन सा नहीं है, तालाब, सिर, पराजित या रहित। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रहित हो जाएगा, है ना, रहित सर का अनेकार्थक शब्द नहीं है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता निम्न में से अग्नि का विलोम शब्द होगा। तो अग्नि का विलोम शब्द कौन सा होगा, वायु, जल, सूर्य या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों,
अग्नि का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका जल, है ना। इसका अग्नि का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? जल, है ना। अब बोलता है उद्धत का विलोम शब्द। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदंत, विधत, विनीत या फिर पद्धत। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उद्धत का विनीत, है ना। पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। बोलता है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? हमेशा गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, या फिर चेले द्वारा महान कार्य करना, है ना, या फिर गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो क्या है? इसका क्या हो जाएगा बच्चे? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ठीक है। गुरु गुड़ और चेला चीनी, तो इसका क्या हो जाएगा? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? इसका क्या हो जाएगा बच्चों? पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, या दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना के पर मतलब दूसरों को, पर उपदेश कुशल, है ना। दूसरों को उपदेश देना कुशल मतलब आसान समझना, बहुतेरे, है ना, कि उसको आसान समझना, वही चीज़ है। दूसरों को उपदेश देने का देने को आसान समझना, है ना। बच्चों आज के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा है कि बहुत बेकार समझाया है मैंने, है ना। आज मैं मतलब अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी। 10 बार वीडियो रुक गई है और बाहर इतना क्राउड है ना, कोई गाड़ी आ रही है, कोई क्या कर रहा है, कोई रूम के अंदर आ रहा है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं बाहर, तो उससे संबंधित, है ना, इसका थोड़ा सा आज दिक्कत हो सकती है। बाकी ध्यान रखिए। सीताराम, है ना।